हेलो स्टूडेंट्स, आई एम किरण गुप्ता फ्रॉम एमबी इंटरनेशनल स्कूल नया गांव कोटा। अब हम चिकित्सा का चक्कर पाठ के भाग 3 का अध्ययन करेंगे। मालूम नहीं लोगों में क्या क्या बहसें हुई, कौन कौन और आयुर्वेदाचार्य रसज्ञ रंजन चिकित्सा मार्तंड नाम लिए गए। चिकित्सा मार्तंड का मतलब होता है सूर्य, जो चिकित्सा के क्षेत्र में जिनका नाम बहुत प्रसिद्ध था, ऐसे ऐसे डॉक्टरों के नाम लिए गए। अंत में कविराज पंडित सुखदेव शास्त्री जी को बुलाने की बात तय हुई। एक सज्जन को बुलाने के लिए भेजा गया। 45 मिनट बीत गए परंतु न वैद्य जी आए, न भेजे गए सज्जन का ही कोई पता चला। एक और दर्द आयकर की भांति, आयकर मतलब इनकम टैक्स की तरफ बढ़ता जा रहा था और दूसरी ओर उन लोगों का भी पता नहीं था। बेचैनी और भी बड़ी। अंत में जो साहब गए थे लौटे, वे बोले वैद्य जी ने बड़े गौर से पन्ना देखा और कहा है अभी बुध के संक्रांति व्रत से शनि की स्थिरता है। वैद्य जी ने क्या कहा? वैद्य जी ने एक तरह से ज्योतिष की बातें बता दी कि अभी जो समय है वो तुम्हारे लिए सही नहीं चल रहा है। 31 पल 9 विपल में शनि बाहर हो जाएगा और 1.5 घड़ी एकादशी का योग है। इसके समाप्त होने पर मैं चलूंगा। उन्होंने कहा अभी का जो समय है वो सही नहीं है, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगा। सुनकर मेरा कलेजा कबाब हो गया, मगर वे कह आए थे अतएव बुलाना भी आवश्यक था। कोई आधे घंटे बाद वैद्य जी एक पालकी में तशरीफ लाए। आकर वे मेरे सामने कुर्सी पर बैठ गए। वे धोती पहने हुए थे और कंधे पर एक सफेद दुपट्टा डाले हुए थे। इसके अतिरिक्त उनके शरीर पर सूत के नाम पर केवल जनेऊ था, जिसका रंग देखकर ये शंका होती थी कि कविराज जी कुश्ती लड़कर आ रहे हैं। वैद्य जी ने कुछ और न पूछा, पहले नाड़ी हाथ में ली, मतलब उन्होंने हाथ की नस हाथ में ली। 5 मिनट तक एक हाथ की नाड़ी देखी, फिर दूसरे हाथ की। बोले वायु का प्रकोप है। यकृत से वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंची है। इसमें मंद अग्नि का प्रादुर्भाव होता है और इसी कारण जब भोज्य पदार्थ प्रतिहत होता है तब शूल का कारण बनता है। इस प्रकार वैद्य जी ने रोग का कारण लेखक को बताया। कविराज जी मालूम नहीं क्या बक रहे थे और मेरी तबीयत दर्द और क्रोध से छटपटा रही थी। आखिर मुझसे न रहा गया। मैंने एक सज्जन से कहा जरा अलमारी में से आपटे का कोष तो लेते आइए। यह सुनकर लोग चकराए। कुछ लोगों को संदेह हुआ कि अब मैं होश में नहीं हूँ। मैंने कहा दवा तो पीछे होगी, पहले मैं समझ लूं कि मुझे रोग क्या है। तत्पश्चात वैद्य जी चरक सुश्रुत के श्लोक सुनाने लगे और अंत में कहा देखिए मैं दवा लेता हूं और अभी आपको लाभ होगा। पंडित जी ने दवा दी और कहा कि अदरक के रस में इस औषधि का सेवन करना होगा। खैर साहब फीस दी गई। किसी प्रकार वैद्य जी से पिंड छूटा। 2 दिन दवा की गई। कभी कभी तो दर्द कम अवश्य हो जाता था, पर पूरा दर्द न गया। वह CID की तरह पीछा ही न छोड़ता था। दर्द था कि लेखक का पीछे ही नहीं छोड़ रहा था। चारपाई पर पड़ा रहने लगा। दिन में मित्रों की मंडली आती थी, वह आराम देती थी, कम दिमाग चाटती थी, कम दिमाग अधिक चाटती थी। एक सज्जन मुझे देखने के लिए तशरीफ लाए थे। बोले साहब आप लोगों को देश का हर संभव ध्यान रखना चाहिए। आप किसी भारतीय हकीम अथवा वैद्य को ही दिखलाइए। अब जो सज्जन उनसे मिलने आए थे उन्होंने एक नई सलाह उनको दे डाली कि आप किसी भारतीय हकीम या वैद्य को दिखलाइए। मैंने मन में सोचा कि वैद्य महाराज को तो मैंने दिखा ही दिया, अब हकीम भी सही। हकीम साहब आए। यद्यपि मैं अपनी बीमारी का जिक्र और अपनी बेबसी का हाल लिखना चाहता हूँ, पर हकीम साहब की पोशाक और उनके रहन सहन तथा फैशन का जिक्र न करना मुझसे न हो सकेगा। लेखक कह रहे हैं कि मैं जब ये पाठ लिख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अपनी बीमारी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ, परंतु मैं क्या करूँ, मुझसे मेरा इलाज करने के लिए जो डॉक्टर आ रहे हैं, जो वैद्य आ रहे हैं, जो हकीम आ रहे हैं, उनका व्यक्तित्व तो इतना प्रभावित है, वो देखने में ऐसे लगते हैं कि मुझे उनका वर्णन किए बिना रहा नहीं जाता। तो अब यहाँ पर हकीम साहब के बारे में बताया गया है कि बनारस में बहुत तेज सर्दी नहीं पड़ती, फिर भी ऊनी कपड़े पहनने का समय आ गया था। परंतु हकीम साहब चिकन का कुर्ता पहने हुए थे। हकीम साहब उस समय चिकन का कुर्ता पहने थे, फिर भी बनारसी, सिर पर बनारसी लोटे की तरह टोपी रखी हुई थी, पाँव में पायजामा। ऐसा मालूम होता था कि चूड़ीदार पायजामा बनने वाला था, परंतु दर्जी ईमानदार था, उसने कपड़ा चुराया नहीं।
सबका सब लगा दिया। अथवा यह भी हो सकता है कि ढीली मोहरी के लिए कपड़ा दिया गया हो और दर्जी ने कुछ कतर ब्योत की हो और चुस्ती दिखाई हो। जूता कामदार दिल्ली वाला था। हकीम साहब इतने पतले दुबले थे कि मालूम पड़ता था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों को बांट दी है। यहाँ पर फिर हास्य के अंदाज में लेखक ने कहा है कि हकीम साहब ने उस सर्दी के मौसम में भी गर्मी के वस्त्र धारण कर रखे थे, सिर पर एक टोपी धारण कर रखी थी, पैरों में चूड़ीदार पाजामा पहना हुआ था और वो इतने दुर्बल थे कि उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी तंदुरुस्ती अपने मरीजों में बांट दी हो। हकीम साहब में नजाकत भी बला की थी। रहते थे बनारस में मगर कान काटते थे लखनऊ वालों के। बनारस में रहते थे लेकिन जैसे लखनऊ वाले लोगों को कहा जाता है कि बहुत बोलते हैं, ऐसे ही हकीम साहब बहुत बातूनी थे। आते ही मैंने सलाम किया, जिसका उत्तर उन्होंने मुस्कुराते हुए बड़े अंदाज से दिया और बोले, मिजाज कैसा है? मैंने कहा, मर रहा हूं, बस आपका ही इंतजार था। अब ये जिंदगी आपके ही हाथों में है। हकीम साहब ने कहा, या रब, आप तो ऐसी बात करते हैं गोया जिंदगी से बेजार हो गए हैं। गोया का अर्थ है जैसे जिंदगी से दुखी हो गए हैं। भला ऐसी गुफ्तगू भी कोई करता है? मरे आपके दुश्मन, नब्ज तो दिखाइए। खुदावंद करीम ने चाहा तो आनन फानन में दर्द रफू चक्कर होगा। मैंने कहा, अब आपकी दुआ है। आपका नाम बनारसी नहीं, हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है। लेखक ने उनसे कहा कि आपका नाम जैसे लुकमान यहाँ हिंदुस्तान में प्रसिद्ध एक हकीम का नाम है, उसी तरह से बनारस में आपका नाम प्रसिद्ध है, इसलिए आपको तकलीफ दी गई है। ठीक है, अब आप इलाज शुरू कीजिए। उन्होंने 10 मिनट तक नब्ज देखी, फिर बोले, मैं नुस्खा लिखे देता हूँ, इसे वक्त पर पीजिए, इंशाअल्लाह जरूर शिफा होगी, अर्थात जरूर आपको रोग से मुक्ति मिलेगी।